सेल्यूलॉइड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच के अभिनेता सचिन खेड़ेकर से मिलवा रहे हैं। आपसे बातचीत की है अमरकांत ने। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में मेरे साथ एक नेताजी हैं। जी हाँ, वो नेताजी नहीं जिनके बारे में अक्सर आप बातें करते हैं अपनी रोज की गपशप में। नेताजी का किरदार निभाकर आपके सामने जो कलाकार आए, सचिन खेड़ेकर, वही सचिन खेड़ेकर आज हमारे साथ इस विविध भारती के स्टूडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात करने आए हैं। फिर एक बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पहले भी इनसे मुलाकात की है इसी सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम के माध्यम से, और आज एक बार फिर हमने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि हमें ऐसा लगा कि बहुत सी ऐसी बातें सचिन जी के बारे में हमने पूछी नहीं। अब इसे हमारी गलती कह लीजिए या हमारी गुस्ताखी, अब जो भी है उसके लिए आपको हमें माफ तो करना ही पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें माफ कर देंगे। इसी माफी के साथ हम सचिन जी का अपने विविध भारती के स्टूडियो में आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सचिन जी नमस्कार। अमर जी नमस्कार। सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जैसे कि अमर जी ने कहा कि ये वो मौका है मेरे लिए, कुछ बातें बतानी रह गई थी अपने फैंस को, अपने श्रोताओं को, तो आज फिर से मुझे ये मौका मिला है विविध भारती आने का। इसके लिए बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आप और हम दोनों इस बात को मानते हैं कि कुछ बातें रह गई, तो वो जो रह गई बातें हैं उनकी शुरुआत हम आपके उन दिनों से करते हैं जिनकी याद करके आप बेहद खुश हो जाते होंगे, यानी बचपन की यादें। बिल्कुल होते हैं कि जैसे हम हमारे स्कूल के दिनों की बातें जब भी याद करते हैं तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जिस शिक्षा और जिस दौर से गुजरना पड़ता है उसी एक दौर से हम भी गुजरे हैं। और मुझे अब भी याद है कि एग्जाम्स और परीक्षा का खौफ इतना था। अभी तक मुझे इस बात के सपने आते हैं कि मेरा सुबह 7 बजे का पेपर था और अब 10 बज गया और मैं उठा हूँ घर पे। इस तरह के सपने आज भी आते हैं। अपने उस बचपन को बहुत याद करता हूँ जहाँ बहुत सारा समय पढ़ाई में और खेल में बीतता था, और तब तो ना अभिनय की कहीं दूर दूर से शक्यता थी और ना ही वो चाह पैदा हुई थी। लेकिन बड़ा प्यारा सा बचपन था, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। ये सारी बातें मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे वो कौन थे शिक्षक, वो कौन सा स्कूल था, वो कौन से खेल कूद थे। ये इतने शॉर्टकट में मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन उससे पहले एक गाना हम सुनते हैं ताकि आपको और मैं अंदर बचपन की उन गलियों में ले जा सकूं जहां आप अपने दोस्तों के साथ छिपा छिपी जैसे कोई खेल खेलते रहे हो। तो गाना यहाँ पर हम कौन सा सुन सकते हैं? आज ये सारे गानों का सिलेक्शन जो है वो बहुत वैसा है कि मेरी यादों से जुड़ा हुआ है, और किशोरदा का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। जो गाना बार बार ललचाता है वो है आ चल के तुझे दूर गगन की छांव में का गाना। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर
घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन दोस्त के जानना तले। चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा कहाँ ली, पढ़ाई के में कैसे थे आप? विलेपार्ले मुंबई में पैदा हुआ और यहीं पे शिक्षा भी हुई। मेरे स्कूल का नाम है पार्ले टिळक विद्यालय। मेरी सारी पढ़ाई मराठी माध्यम में हुई और मतलब आज तो हर बच्चा जिनकी बात करें वो सारे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। हमारे लिए ये अहम बात थी कि हमारा शिक्षण जो है वो मातृभाषा में हुआ। इस बात का हमें आनंद भी है और इस बात की खुशी है कि आज अपनी मातृभाषा मराठी में बोलता रहता हूँ और उस भाषा पे काम करता रहता हूँ। और ये मुमकिन तब हुआ है जब हमारा शिक्षण उस भाषा में हुआ है। और जैसे कि लोग आजकल देखते हैं, चूंकि अंग्रेजी में सारा एजुकेशन हो जाता है, अपनी मातृभाषा पे लोग काम भी नहीं करते और पढ़ना भी नहीं चाहते। और धीरे धीरे हमारी सारी बहुभाषीय जो हमारा देश है, वो अगर हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो वो भाषा का अंत हो जाएगा। तो ये रही बहरहाल बाकी बातें। लेकिन मराठी स्कूल का बड़ा अहम पहलू ये था कि सारे दोस्त जो थे हमारे मोहल्ले के थे। और जैसे स्कूल हमारा बहुत पुराना है, जहाँ मेरे पिताजी की पढ़ाई भी वहीं हुई थी। अरे वाह। और तो जनरेशन से चलता आ रहा है। उस एक माहौल का और उस एक शिक्षकों का, उस एक शिक्षा प्रणाली का हम पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे कि कथा कथन या जो कविताएं, जो बातें, जो संस्कार आज भी मुझ में मौजूद हैं, उसमें मेरे स्कूल का और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे भाषा के शिक्षक जो थे, उनकी अपनी वाणी इतनी शुद्ध थी। हमें जब एक आध कविता या कोई पढ़ने के लिए कहते थे तो जब हमसे वो नहीं होता था तो बहुत बुरा लगता था कि इतना अच्छा कानों से सुनते हैं, लेकिन जब कहने जाते तो हम कह नहीं पाते। तो उस बात पे जितनी मेहनत हुई और ये सारी मेहनत अभिनेता होने के बाद काम आई, इसका मुझे बड़ा आनंद है। बाकी खेल की बातें जो हैं, हम हमारी स्कूल में गिल्ली डंडे से लेके क्रिकेट तक हर खेल खेलते थे। एक मुझे याद है कि एक 20 मिनट का ब्रेक होता था, एक 30 मिनट का ब्रेक होता था। तो 30 मिनट में तो लंच खाना होता था, लेकिन वो लंच मुझे अब भी याद है कि 1.5 मिनट में पूरा लंच कैसे खाया जाता है, इसकी एक प्रैक्टिस हो जाती थी वहां। क्योंकि खेलने का समय जितना है उतना पूरा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा माहौल था अमर जी, और प्यारे लोग थे। पढ़ाई में हम बड़े एवरेज थे, मतलब 70-75 मार्क्स मिल जाते थे। कोई 90% वाले थे नहीं, न 60 के थे। तो हम हमेशा ये बीच वाले रहे। और सारी पढ़ाई जो थी वो रेगुलरली हम कर नहीं पाए, तो हम विद्यार्थी से ज्यादा परीक्षार्थी हैं। क्योंकि जब परीक्षा आई तभी हमने पढ़ाई की। मैं यहाँ बचपन से थोड़ा सा निकल के इस विषय पे भी बात करूंगा
कि आपने बताया कि आप मराठी माध्यम से पढ़े हुए हैं, मातृभाषा मराठी है, रहे आप बंबई में हैं, लेकिन हिंदी जब आप बोलते हैं तो कहीं से भी नहीं लगता है आपकी मातृभाषा मराठी है। तो ये हिंदी पर अधिकार आपका कैसे हुआ? ये थोड़ा सा, जैसे हमने हमेशा ये कहा है कि आई एम एक्टर बाय प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा। मतलब ये और बात है कि अगर मैं राष्ट्रीय नाट्यशाला या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिल्म इंस्टीट्यूट गया होता तो इसका एक पूरा शिक्षण अभिनेता बनने का, नाटक का हो जाता। मेरे लिए जो काम मेरे सामने आया वही मेरा लेसन था या वही मेरी शिक्षा थी, और काम से काम मिला है और काम से काम इम्प्रूव भी हुआ है। तो हिंदी का जैसे कहा जाए कि मेरा सारा काम जो शुरुआत हुई थी वो मराठी में हुई थी, जैसे मराठी नाटक, मराठी टेलीविजन शो, मराठी फिल्में। जब हिंदी में काम करने का मौका आया पहला, तब थोड़ा सा डर तो था। मराठी एक्टरों की ये रेपुटेशन थी कि जब ये हिंदी बोलते तब पकड़े जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रेशर भी थी। तो मुझे याद है कि हिंदी इम्प्रूव करने के लिए मैं सुबह रोज जोर जोर से पढ़ता था। पहले एक डार्क में न्यूज होती है और वो फिर वो एक्सप्लेनेशन होता है उसका। तो वो जो डार्क वाली न्यूज है, हेडलाइन में जो पूरा जो पहला पन्ना है उसमें से 10 न्यूज सिलेक्ट करके मैं वो 10 की 10 जैसे कि परफॉर्मेंस हो ऐसे पढ़ता था, न्यूज रीडर की तरह, और थोड़ी सी इमोशन डाल के, थोड़ा मतलब बिल्कुल न्यूज रीडर की तरह नहीं। तो उसका बड़ा फायदा हुआ। उसको करेक्ट कौन करता था? यानी वो तो आप पढ़ते थे तब तो थिएटर में हम लोग, बहुत सारे हमारे टीचर्स थे हिंदी बोलने वाले और हिंदी सुनने वाले भी, जो करेक्शंस भी करते थे। और जब थिएटर ग्रुप में हर तरह के लोग आ जाते हैं तब लोगों की बातें सुन सुन के भी अपनी भाषा पे थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है। जैसे मुझे याद है बड़े भाई साहब एक बहुत अच्छा नाटक है जिसको हमने जब किया था, तो उस बड़े भाई का किरदार करते करते या उसको उसकी रिहर्सल करते करते ये महसूस हुआ था कि जिस तरह से लिखी हुई लाइन होती है, कोशिश ये होनी चाहिए जो लिखी हुई लाइन है वो सही सही पढ़ें इसको। जैसे आधी पहले 2 साल तो हैं सीखने में चले गए जी, हम तो है बोलते थे। मतलब सारी तो ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज जब मैं याद करता हूँ इनको तो बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ी सी डिसिप्लिन नाटक की रही है, और थिएटर और उसकी जो एक नाटक को बनाने में 30 दिन का जो रिहर्सल का वक्त है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिहर्सल्स विच इज द लर्निंग ग्राउंड। इस बारे में, ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम बात जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक गाना जारी करना बहुत जरूरी है। अमर जी, एक अब जो गाना मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ वो मेरे कॉलेज के दौर का है। मतलब मैं जब कॉलेज में था, फिल्म बहुत पुरानी है लेकिन तब वीडियो का जमाना था, और मुझे याद है कि वीडियो कैसेट मेरे अपने का हम लाके सुनते थे। और जैसे कि हर युवक को उस एक एज में ऐसा लगता है कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर भी होता लेकिन कोई मेरा अपना। अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जा
अपनाता, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर, कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कॉलेज के उन दिनों में कोई था जिसको अपना आपने कहा? बड़ी बिल्कुल सही है कि कॉलेज के दिनों में ही मतलब कॉलेज के दिन खत्म होने के बाद भी कॉलेज जाते रहे जी। और जूनियर लड़की से मोहब्बत भी हुई, उनसे शादी भी हो गई। अरे वाह। और तब भी ऐसा लगता था कि ये एक स्टूडेंट जो कैंटीन में बैठे रहते हैं जी, उनको लेके एक नाटक भी उन दिनों हमने किया था। अच्छा। लेकिन आज ये जो सीनियर स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट जब कैंटीन में बैठते हैं, अब उनको देख के ऐसा लगता है कि इनको नहीं करना चाहिए। ये जो रैगिंग करते हैं छोटे बच्चों की, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो दौर ऐसा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम कई साल कॉलेज जाते रहे और कैंटीन में बैठे रहे। अच्छा, ये रैगिंग की बात आपने की, तो ऐसा किसी को परेशान किया? आपको कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है? मुझे याद है मराठी वाङ्मय मंडल की सिलेक्शन के लिए, मतलब नाटक की सिलेक्शन के लिए हम सबको बुलाया गया था। वहाँ जो डायरेक्टर और जो सीनियर स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो उनके सामने मैंने कहा कि मैं बाढ़ को लट करके नाटक का एक पैसेज इनैक्ट करके बताना चाहता हूँ, ये मोनोलॉग मैंने तैयार किया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, नाटक तो ठीक है, गाना गा के सुनाओ। मतलब आपकी रैगिंग हो रही थी? हाँ, अच्छा। मेरी रैगिंग हो रही थी। हाँ। तो मैंने कहा गाना तो मैं गा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा पैसेज तभी सुना जाएगा जब आप गाना गाएंगे। मुझे आज भी याद है, गाना मैंने कुछ प्रोज की तरह ही गाया था, क्योंकि आता नहीं क्योंकि था। बिल्कुल भी गाने का शौक भी नहीं था और गा भी नहीं सकते थे। और उस समय डर भी लग रहा होगा? अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा था। और कुछ 40-50 स्टूडेंट्स के सामने बहुत, मतलब आंखों में पानी आने तक का अपमान हो गया था जी। क्योंकि उसके बाद जब बारी आई पैसेज कहने की, तो मैं 4 लाइन भी नहीं बोल सका और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो वो एक किस्सा हमको बहुत याद आता रहता है, मतलब बार बार। ये तो आपकी रैगिंग का किस्सा था। फिर आप जब सीनियर हो गए तो आपने भी किसी की रैगिंग ली होगी? भाई, ये किस्सा हम कभी भूल नहीं पाए। अच्छा। तो हमारी जो रैगिंग थी, आपकी रैगिंग आपको इम्प्रूव करने के लिए या आपका मानसिक बल बढ़ाने के लिए की जा रही है, ये बता के उनको रैग करते थे। अच्छा। ना कि ये कहकर कि ना कि परेशान करके। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है, अगर मुझे अपने बड़ों से सलाह नहीं मिली तो मैं भटक जाऊंगा और मैं जो चाहता है वो कर नहीं पाऊंगा। तो हमेशा हमारे बड़े जो हैं, उन पर ये दायित्व रहता है कि वो छोटों को समझाए और छोटों पर ये कर्तव्य होता है कि वो बड़ों की बात सुने। अच्छा, हम बात कर रहे थे वो कोई दिल के करीब जो रहा है आपके, वो कैसे मुलाकात हुई, कौन था, ये सारी बात करेंगे। लेकिन
एक गाना सुन लेते हैं, हमारे दोस्तों को भी थोड़ा सा सस्पेंस में तो रहने दीजिए। गुलजार साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका गाना, उनकी फिल्म थी आंधी, जिसकी मराठी ट्रांसलेशन जो है वो हमको ज्यादा स्ट्राइक होती थी। जैसे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, और तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं, मतलब तुझ्या शिवायचं आयुष्य, ह्याला माझी हरकत नाही पण तुझ्याशिवाय आयुष्य आयुष्यच नहीं। ये जो रियलाइजेशन है कि ये जो इनएविटेबिलिटी है, ये इस गाने की हमें बहुत अच्छी लगती है और मुझे यकीन है श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे, क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के
तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच के अभिनेता सचिन खेड़ेकर से अमरकांत की बातचीत आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम है सेल्यूलॉइड के सितारे। मेरी पत्नी हमारे कॉलेज में थी और हमसे जूनियर थी। हम पास आउट होने के बाद जब कॉलेज जाते रहे तब उनसे मुलाकात हुई। बात तो पहले दोस्ती तक ही थी। हमारे जहन में ये था कि कभी न कभी पूछ ही लेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बतौर एक्टर एक ज़िंदगी इतनी इनसिक्योर होती है कि अगर ये नौबत आ जाए कि अब लड़की के पिता को मिलने का समय आ गया है और आप बताएं आप करते क्या हैं जी। तो ये जो सवाल है ये एक पहाड़ जैसा सवाल है। मतलब आज अगर एक स्ट्रगलिंग एक्टर को पूछा जाए कि आप करते क्या हैं जी, तो वो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे याद है कि जब हमारे ससुर जी ने हमसे पूछा था कि कोशिश तो ठीक है बेटा, लेकिन कोशिश मतलब कामयाब कब होगे या कब इस स्टेज पर पहुंचोगे कि शादी कर सको। तो मुझे याद है कि मैंने तब भी जवाब दिया था कोशिश हमेशा कामयाब होती है जी। तो आप मुझ में विश्वास रखें और अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंप दे और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कभी शिकायत नहीं होगी। और मेरी शादी को अब आज 15 साल हुए हैं और मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने पत्नी का नाम नहीं बताया, ये बुरी बात है। मेरी पत्नी का नाम है जल्पा। जल्पा। हाँ, और वो गुजराती हैं और अब मेरे साथ रहकर पूरी मराठी हो गई है। वो भी जुड़ी हैं नाटक या फिल्म से? जी नहीं, वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। वो एक एयरलाइन में नौकरी करती थी एज रिजर्वेशंस मैनेजर, लेकिन अब हाउस मेकर है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े का नाम है सोहम जो 10 साल का है और छोटे का नाम है अर्चित जो 5 साल का है। तो अब उसके लिए 2 बच्चे ही उसका करियर हो गए हैं, फुल टाइम जॉब हो जाता है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक पढ़ी लिखी पत्नी को मैंने घर बैठा के रखा है। लेकिन नहीं, ये बुरा मानने की बात नहीं है। एक पढ़ी लिखी पत्नी के घर में होने से 2 बहुत ही अच्छे प्रतिभावान बच्चे इस देश को मिलेंगे। ये इस बात को इस तरह से सोचें आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे जब भी मैं उससे बात करता हूँ तब उसका कहना ये होता है कि आज अगर मैंने अपना पूरा समय इन्हें दिया है तो यही मेरा करियर है और यही मेरा कर्तव्य है। और दूसरी एक बात खास तौर पे कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल सही बात। ये बात खास तौर पर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उससे आप देख लें कि जो पुरुष होते हैं उनको कितना वक्त मिलता है अपने बच्चों के साथ, ज्यादा वक्त माँ ही देती है। खैर, फिलहाल वापस हम अपनी बातचीत पर आएंगे और वापस आने के लिए हमें एक गाना सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि गुलजार साहब का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो एक फिल्म है मासूम जी, जिस फिल्म का हम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आज भी ये पूरी फिल्म मुझे याद है। जैसे मैन, वुमन एंड चाइल्ड, ये जो सब्जेक्ट है, मतलब अंग्रेजी में भी पर फिल्म बनी है, मराठी में एक बहुत कामयाब नाटक बना है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी में एक ताकत तो है, होती है, लेकिन उस फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी,
जुगल हंसराज, जिसकी वजह से ये फिल्म याद है। तो ये गाना मतलब मासूम में तो बहुत सारे गाने अच्छे हैं, मतलब तुझसे नाराज नहीं जिंदगी या फिर लकड़ी की काठी, लेकिन ये गाना सिलेक्ट करने के पीछे वजह ये है, पार्टी के एक माहौल में नसीर और ईद जाफरी और इनका जो एक बड़ा मन मिलाव और बड़ा फन वाला जो एलिमेंट है, वो इस गाने में बतौर लिरिसिस्ट और एज म्यूजिक डायरेक्टर फॉर बहुत अच्छी तरह से खिल के आता है। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा कोई मन चला कर पकड़ लेगा, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। नाटक से आपका जुड़ाव कैसे हो गया? नाटक का जो ध्यास है मतलब या अभ्यास है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब हम कॉलेज में थे तो बहुत सारे मित्र हमारे जो थे कल्चरली अवेयर थे या सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका अपना काम था। जैसे मेरे एक दोस्त हैं प्रदीप, फिर एक मिलिंद बेवलकर हैं। ये लोग तब उस दौर में छोटे नाटक बनाते थे, उसको लोकली पेश करते थे। हमारे यहाँ एक बड़ी संस्था है लोकमान्य सेवा संघ, जहां हमने कुछ 50 मेंबर बना लिए थे और उन 50 श्रोताओं के लिए हम कविता वाचन, कथा कथन, एक आध नाटक, एक फुल लेंथ नाटक,
या किसी लेखक से बातचीत या किसी, ये सारी एक एक्टिविटी करते रहते थे। और हमारी ये मेंबरशिप थी। और जैसा मैंने कहा कि मैं विले पार्ले रहता हूँ, बहुत छोटी सी ऑर्थोडॉक्स लोकेलिटी है, मराठी और गुजराती लोग हैं डोमिनेंट, और बहुत बहुत सारी संस्थाएं हैं छोटी छोटी, बहुत सारे मेंबर्स हैं, और नाटक का थिएटर तो है। तो ये सारी बातें वहाँ से पैदा हुई। मुझे लगता है जो मेरी चाह है अभिनय की या एक एक्टर बनने की, वो वहीं से शुरू हुई। तो ये वाला दौर जो है उसको मैं बहुत प्यार से और बहुत फॉन्डली आई रिमेम्बर इट, क्योंकि जब भी तेंदुलकर के नाटक का वाचन होता था तो मुझे याद है नाटक जब पेश होता था उससे भी ज्यादा उनका वाचन प्रभावी होता था। अच्छा। तो ये जो एक क्वालिटी है, मतलब तेंदुलकर तो बहुत बड़े राइटर हैं, विजय तेंदुलकर जैसे, तब ये जो अभिनय का प्रवास शुरू हुआ और उस वक्त चाह ये थी कि हमें कोई सिखाएं। तो जैसे मराठी में विनय आपटे से मैंने बहुत सीखा, मराठी भाषा कैसे बोली जाती है वो उन्होंने मुझे सिखाया। फिर हिंदी में बहुत थोड़ा सा काम कर लिया था, थोड़ा सा दुबे जी के नाटक देखते नाटक देखते देखते, थोड़ा शफी नामदार के नाटक देखते देखते सीखे। ये सारा हमारा जैसे नेट प्रैक्टिस होती है वो सारी नेट प्रैक्टिस है, लेकिन हमारे हिस्से में ये हुआ है कि नाटक अब तक नहीं छूटता, मतलब हमारी नेट प्रैक्टिस अब तक जारी है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि एक अभिनय की चाह जो है वो उसी दौर में कहीं अंदर ही अंदर, यानी एक चिंगारी जो है अंदर दबी थी, उसको हवा मिलती गई, शोला बनती गई। उस समय जब ये चाह अंदर पैदा हो गई आपके, तो फिल्मों के लिए जो आपका, जिसको आज मुंबई की भाषा में स्ट्रगल कहते हैं, वो आपने शुरू किया या फिल्मों में चांस आपको एक नेचुरल उसमें मिल गया? इस पे हम बात करना चाहेंगे, लेकिन एक गाना सुनना यहाँ जरूरी है। जावेद साहब का मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, मतलब 1, 2, 3 से लेके बड़े सीरियस, मतलब लगान के गानों तक। तो उनमें से एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अनु मलिक साहब का गाना है, डुप्लीकेट नाम की फिल्म थी, मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे। कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। आँखों में जो नरमी है पहले तो नहीं थी, सांसों में जो गर्मी है पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं,
बाहों की घटाएं, पहले तो नहीं मैं की थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हंसी है सितम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरी पूरी करियर में ये बात सही है कि आज एक काम से दूसरा काम मिला है, एक क्षेत्र से दूसरे मीडियम का दरवाजा खुला है। तो ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ भी ओवरनाइट नहीं हुआ है जी। मतलब आज 1985 से लेके आज 2007, आज 20-22 साल हो गए हैं। इस दौर में मैंने मराठी नाटक, मराठी टेलीविज़न, मराठी फिल्में, फिर हिंदी नाटक, हिंदी टेलीविज़न, हिंदी फिल्में, फिर मैंने गुजराती नाटक में भी काम किया है, फिर बहुत सारे म्यूज़िक शोज़ की कॉम्पेयरिंग की है। म्यूज़िक शोज़ जो सेमी क्लासिकल मराठी में उसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब जैसे क्लासिकल सिंगर्स हैं, जैसे कलापिनी कोमकली का भी कार्यक्रम मैंने कॉम्पेयर किया है। और वो जो कॉम्पेयरिंग है वो थोड़ी सी संस्कृत प्रचुर कविताएं जिसमें गायकी और शास्त्रीय गायकी का बहुत बड़ा हाथ है, तो हर तरह का काम मैंने किया है। तो जैसे थिएटर से लेके फिल्मों तक का जो मेरा दौर है, मतलब पहले 5-6 साल तो हमें गुमनामी के अंधेरे में भटक रहे थे, मतलब जैसे अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश थी, लेकिन नाटक का एक अपना सीमित दायरा है जिसमें बहुत थोड़े लोग आते हैं, देखते हैं, तारीफ होती है, फिर अगला शो होता है। तो जब टेलीविजन शुरू हुआ तब हम उस दौर में थे कि ये एक माध्यम है जिससे लोकप्रियता भी बढ़ सकती है, नाटक में ज्यादा लोग आ जाएंगे। जी हाँ। तब भी सोचने का अंदाज ये था कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरे नाटक में ज्यादा लोग देखने आ जाएंगे। तो और टेलीविजन में जैसे रवि राय जी हैं और रेणुका शाहणे हैं, इन्होंने मुझे बहुत मदद की है जी। रवि राय जी का पहला सीरियल था इम्तिहान, जिसमें मुझे रोल मिला। फिर रवि जी, रेणुका और हमने सैलाब नाम की एक धारावाहिक की थी, बहुत पॉपुलर हुई थी।
फिर रवि जी और मैंने थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, टीचर, फिर लेख टंडन के साथ मैंने अधिकार नाम का एक शो किया था, बहुत कामयाब रहा। तो ये सारे जो टेलीविजन का काम है ये मेरी आइडेंटिटी है, मतलब आज भी लोग। आपकी शुरुआत अगर पर्दे की बात करें तो पहले छोटे पर्दे से हुई, फिर आप बड़े पर्दे पर जी। पहली फिल्म थी जिद्दी, सनी देओल और गुड्डू धनोआ जिसके जिसमें आप सनी देओल के भाई बने थे, जिसका मर्डर हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल याद है मुझे। हाँ, नहीं बहुत कामयाब फिल्म थी। जैसे तेरे नाम सलमान खान वाली जो फिल्म है, या ये जो रोल है, या अस्तित्व मेरी जो फिल्म है, बहुत लोगों ने देखी। हीरो थे। हाँ, तो बहुत ये कामयाब फिल्में हैं और लोगों को अभी तक याद है। और एक बात अमर जी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझ जैसे एक्टर जो थिएटर की बैकग्राउंड से फिल्मों में आए हैं या टेलीविजन भी कर चुके हैं, जब मुझ जैसों को जब कोई फैन आके कहता है कि अरे आपका सैलाब सीरियल हमें याद है, या आप अस्तित्व फिल्म हमें याद है, या हमें सनी देओल वाला जैसे आपने कहा कि वो भाई याद है, तेरे नाम वाला भाई याद है, तो नेताजी तो खैर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल है। और तो ये सारी जब भी लोग आकर मिलते हैं तो ये एक नई ताकत सी हो जाती है। जैसे एक एक्टर जिसके पीछे न कोई गॉडफादर है, न कोई पूंजीपति है, जो आप बताएं सचिन जी, आप जैसा बोले हम कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो एक 20 साल की करियर में अगर 7-8 काम ऐसे हो जाएं जो लोगों को याद रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक्टर को अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए कि वो उसके नाम के बाद भी उसे याद किया जाएगा और उसे बड़े प्यार से लोग जानेंगे। आप लेकिन इस तरह से क्यों कह रहे हैं? अभी तो आपको बहुत लंबा काम करना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जब लोग आके मिलते हैं और जब फैंस आके मिलते हैं तो वो एक विटामिन सा हो जाता है और अच्छा काम करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और लोगों की उम्मीद भी रहती है। कलाकार तारीफ और ताली तो चाहता है, बाकी तो फिर सब कुछ अपने आप आ जाता है। बिल्कुल, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लोगों की चाह में गया, या अपनी ऑडियंस की संख्या बढ़ाने के चक्कर में हमने मीडियम चेंज कर लिए, वरना प्यार तो हमारा नाटक और थिएटर से था। जी, वरना अभी तो बहुत लंबा सफर है, ऐसी 7-8 आएंगी जो लोग याद रखेंगे। थैंक यू। फिलहाल वो गाना बताइए जिसे लोग याद रखें कि हाँ भाई सचिन जी के प्रोग्राम में ये गाना सुना था। वाह, क्या गाना है? मैं सोनू निगम का बहुत बड़ा फैन हूँ, और जैसे आमिर खान की फिल्म है दिल चाहता है, और उसमें उसका गाना है तन्हाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अकेला बैठकर ये गाना मैं गुनगुनाता हूँ। तन्हाई दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई। हाथों में अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में,
ख्वाब में देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में, अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आंखों में। कल कोई था यहीं, अब कोई भी नहीं, बनके नागिन जैसे है सांसों में लहराई तन्हाई तन्हाई। पलकों पे कितने आंसू है लाई तन्हाई तन्हाई। पलकों पे कितने आंसू है लाई। नाकाम हुई, दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। क्यों ऐसी उम्मीद की मैंने जो ऐसे नाकाम हुई, दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। अब कहाँ जाऊं मैं, किसको समझाऊं मैं, क्या मैंने चाहा था और क्यों किस्मत में आई तन्हाई तन्हाई। जैसे अंधेरों की हो गहराई। के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई। हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई। तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई तन्हाई तन्हाई। फैली हुई तन्हाई तन्हाई तन्हाई। मीलों है फैली हुई तन्हाई 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 तन्हाई। अब सचिन जी के साथ ये जो बातचीत हमारी है, जो इतनी लंबी फैली हुई थी, यानी 1 घंटा मील इसको यहाँ हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी जो है वो कह रही है कि भाई साहब वक्त हो गया है पूरा। लेकिन इतना वक्त हमारे पास है कि हम सचिन जी का इस बात के लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करें कि सचिन जी आपने अपने व्यस्त समय से इतना समय निकाला और ख़ास तौर पर अपने दिल की कई ऐसी बातें हमें बताई, हमारे दोस्तों को बताई, जो दोस्त ना तो किसी मैगजीन में पढ़ सकते थे, ना किसी टीवी के शो में देख सकते थे और ना किसी और प्रोग्राम में। ऐसी खास बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विविध भारती में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमर जी, आपने मुझे ये मौका दिया अपने श्रोताओं से बात करने का। आज मैं विविध भारती और इस कार्यक्रम का बहुत आभारी हूँ, सेल्यूलॉइड के सितारे की, जिस माध्यम से मैं अपने फैंस तक पहुँच सका। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।
कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच के अभिनेता सचिन खेड़ेकर से अमरकांत की बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला दिलीप कुलकर्णी से। राजेंद्र त्रिपाठी ने संयोजन किया। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे अमरकांत दुबे। सेल्यूलॉइड के सितारे।